हेलो एवरीवन। हाँ भाई, क्लास 10 साइंस की जो अपनी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो वन शॉट वीडियो सीरीज चल रही थी उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। देखिए, केमिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे वो सारे आपको बता दिए गए थे। इसमें से लेसन 1 और लेसन 2 के वन शॉट वीडियो आपको बता दिए गए हैं और ये अपना लेसन नंबर 3 का वन शॉट वीडियो होगा। देखिए, आप लोग भी देख सकते हैं कि जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए थे उन्हीं टॉपिक्स में से अर्धवार्षिक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले थे और विश्वास कीजिएगा इन्हीं टॉपिक्स में से आपको वार्षिक एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलो अपन लेसन 3 को स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, देखिए हाँ भाई, देखिए सबसे पहले जो अपने टॉपिक का ना वो टॉपिक आपको लिखवाया था मैंने, धातुओं के भौतिक गुणधर्म, और विशेषकर उनमें जो अपवाद हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो अपन पहले जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं धातु की वो बात कर लेते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं धातु होते क्या है। देखिए, धातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है और जो चीज़ें इलेक्ट्रॉन देती है उस पर आता है प्लस यानी धनावेश। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनावेशित हो जाते हैं धातु कहलाते हैं। ये तो धातु की परिभाषा है। एक परिभाषा और लिखिए जो कि इसके भौतिक गुणधर्म के आधार पर लिखा है कि वे पदार्थ जो चमकीले, कठोर, आघातवर्धक, तन्य ना ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक व ध्वनिक होते हैं धातु कहलाते हैं। दोनों ही धातु की डेफिनेशन है, लेकिन मैंने टॉपिक आपको लिखवाया था धातु के भौतिक गुणधर्म। ये एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग देख सकते हैं धातुओं के, कोई बड़ी बात नहीं है, धातु के एग्जाम्पल्स। चलो, मेन अपना मुद्दा है धातु के भौतिक गुणधर्म। ध्यान से देखना, सबसे पहला है धात्विक चमक। धात्विक चमक क्या होती है कि जो धातु की सतह होती है शुद्ध रूप में चमकदार होती है, यानी जब धातु बिल्कुल साफ होगी, साफ सुथरी होगी तो चमकदार होगी। धातुओं का यह गुण क्या कहलाता है, धात्विक चमक कहलाता है। ठीक है, जैसे सोना और चांदी सबसे ज्यादा चमकदार होती है। इसमें से यदि बात करें सोना चांदी में से तो चांदी सबसे ज्यादा चमकदार होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला गुणधर्म है कठोरता, कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, धातुओं का यह गुण कठोरता कहलाता है। यदि सबसे ज्यादा कठोर धातु की बात करें टंगस्टन होती है, टंगस्टन सबसे अधिक कठोर धातु होती है। अब इसके कुछ अपवाद है। क्वेश्चन देखो यहाँ से देखने को मिलते कई बार, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसी क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। इसकी ट्रिक है लिखना, Li मीन्स लिथियम, K मीन्स पोटेशियम, Na मीन्स सोडियम। देखिए, वैसे सामान्यतः धातुएं कठोर होती है, लेकिन कुछ धातु ऐसी है जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। कौन कौन सी है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। ट्रिक है इसकी लिखना, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। तो ये अपवाद जो है ना, यहाँ से जनरली क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। चलो आगे देखो, आघात वर्ध्यता क्या मतलब होता है कि धातुओं को जब पीटा जाएगा तो पतली पतली चादरों में बदल जाती है। धातु का यह गुण क्या कहलाता है, आघात वर्ध्यता। बात करें तो सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध्यता धातु होती है ना, इसमें से भी सोना ज्यादा होता है। आगे देखो, तन्यता। नेक्स्ट भौतिक गुणधर्म है तन्यता, कि धातुओं को खींचकर पतले पतले तारों के रूप में बदला जा सकता है। धातु का यह गुण तन्यता कहलाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु होती है भाई। ठीक है, चलो अगला है सुचालकता। अब सुचालकता अपन दो के संदर्भ में बात करेंगे, एक तो ऊष्मा के संदर्भ में और विद्युत के संदर्भ में। ठीक है, ऊष्मा के संदर्भ में और विद्युत के संदर्भ में। तो जो धातुएं होती है ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती है, धातुओं का यह गुण सुचालकता कहलाता है। पहले ऊष्मा की बात करते हैं, तो चांदी और तांबा, सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं।
चांदी और जो कॉपर होता है ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। ठीक है भाई, सबसे अच्छे चालक होते हैं। यदि इसमें से मैं सीक्वेंस की बात करूं तो सबसे अच्छी चालक होती है चांदी, चांदी से कम कॉपर और दोनों से कम सोना। सबसे ऊष्मा के प्रति चालकता का सीक्वेंस है ना, घटता हुआ क्रम। सबसे अच्छी चालक चांदी, फिर कॉपर और फिर सबसे कम सोना। यदि इसके अपवाद की बात करें तो लेड यानी पीबी और मरकरी है ना, जिसे हम पारा कहते हैं, इसका प्रतीक Hg होता है, ऊष्मा की कुचालक होती है। ये बात ध्यान रखना भाई, लेड और मरकरी ऊष्मा की कुचालक होती है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। वैसे जनरली धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, गर्म करेंगे तो गर्म हो जाएगी। लेकिन दो ऐसी धातु हैं, कौन कौन सी, लेड और मरकरी, जो कि ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। विद्युत के संदर्भ में बात करें तो चांदी विद्युत की सर्वाधिक सुचालक होती है। ठीक है, और ये ध्यान रखना धातुओं की विद्युत चालकता का क्रम, सबसे अच्छी चालक होती है विद्युत की चांदी, फिर कॉपर, इससे कम सोना और सबसे कम एल्यूमिनियम। तो सेम सीक्वेंस होता है ऊष्माकार विद्युत चालकता का। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक चांदी, विद्युत की सबसे अच्छी चालक भी चांदी, इसके बाद में कॉपर, यहाँ पे कॉपर, फिर सोना, फिर एल्यूमिनियम, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम ही होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग कि अपवाद जो विशेषकर है उनको ध्यान रखना भाई। अगला है ध्वनिक या सोनरस। क्या होता है कि जब धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो ना साउंड उत्पन्न होती है, आवाज निकलती है। धातु का एक गुण क्या कहलाता है, ध्वनिक या सोनरस कहलाता है। ठीक है, आगे देखो, गलनांक की बात करते हैं तो धातु का गलनांक बहुत अधिक होता है। धातु जो गलनांक होता है ना वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, ये अपवाद देख लेना भाई। वैसे इनका गलनांक बहुत अधिक होता है, यानी जब बहुत ज़्यादा तापमान देंगे तब जाके ये पिघलेगी। लेकिन जो मरकरी होती है, जो पारा होती है, ये कमरे के तापमान जो कि लगभग 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास माना जाता है, 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इनका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मरकरी जो धातु है ना ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, और शेष सभी धातुएं कमरे के तापमान पर कैसे रहेगी, ठोस रहेगी, है ना। आपको पता है गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा दो धातु ऐसी है, गैलियम और सीजियम, जो कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में आ जाती है। भाई जो कमरे का तापमान होता है यदि इससे थोड़ा सा ज़्यादा तापमान हो जाए, दोनों जो मेटल है गैलियम और सीजियम, ये द्रव अवस्था में आ जाती है। जब इन्हें हम हमारी हथेली में लेते हैं तो ये पिघलने लग जाती है, इसलिए इन्हें पाम मेटल, हथेली की धातु कहते हैं। क्यों, कारण सुनो भाई। सामान्यतः इनका गलनांक बहुत अधिक है, पिघलेगी नहीं, लेकिन पारा ऐसी है जो कमरे के तापमान पर पिघल जाती है, और दो ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान से थोड़ा सा अधिक तापमान हुआ और पिघलने लग जाएगी। ऐसा क्यों, देखो इन्हें पाम मेटल क्यों कहते हैं वो सुनना। हमारे शरीर का तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, और कमरे का तापमान ये होता है। तो क्या इससे ज़्यादा है कि नहीं है। इस तापमान पर गैलियम सीजियम पिघलने लग जाएगी। जैसे हमने गैलियम सीजियम को हमारी हथेली पर लिया और हमारी हथेली का तापमान इतना होगा, तो ये जो गैलियम सीजियम है द्रव अवस्था में आ जाएगी, इसलिए इन्हें पाम मेटल, हथेली की धातु भी कहते हैं। क्लियर, आगे देखो, ये लिख दिया मैंने, इसलिए इन्हें पाम मेटल कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो ये वहाँ भी लिखा है मैंने, यहाँ भी देख लीजिए, लिथियम पोटेशियम सोडियम का गलनांक बहुत कम होता है, इसलिए इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है ना, वहाँ भी लिखा था। घनत्व की बात करते हैं तो सामान्यतः धातु को घनत्व बहुत अधिक होता है। ठीक है, बाकी आपको हाँ ये देख सकते हैं आप लोग कि अपवाद देख लो इसका, हालांकि रासायनिक गुणधर्म के अंदर ही लिखवा रखे हैं, लेकिन यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग कुछ धातुओं का घनत्व बहुत कम होता है, इसलिए पानी पर तैरती है। जैसे लिथियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम। पानी में तैरने का सबका कारण अलग अलग होता है। लिथियम पोटेशियम सोडियम की बात करें तो इनका घनत्व कम होता है, और जो कैल्शियम मैग्नीशियम है इनका कारण अलग होता है। कारण क्या होता है कि जैसे इन्हें जल में डालेंगे, जल में डालने पर ये पहले ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड बनाने के बाद ये आगे जाके हाइड्रोक्साइड बनाती है, और जब हाइड्रोक्साइड बनाएगी ना तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है, लेकिन ऊष्मा कम मात्रा में होने के कारण हाइड्रोजन गैस जल नहीं पाएगी, और हाइड्रोजन गैस इन धातु की सतह पर चिपक जाती है, जिसके कारण ये धातुएं हल्की हो जाती है और पानी में तैरने लग जाती है।
तो इनका घनत्व बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है सामान्यतः, लेकिन इनका घनत्व कम होता है इसलिए पानी में तैरती है। इनका कारण तो है घनत्व कम होने के कारण पानी में तैरती है, और इन दोनों का कारण है हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इनके सतह पर चिपक जाते हैं, जिसके कारण ये जल में तैरती है। ठीक है, क्योंकि जैसे इनको जल में डालेंगे, जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बना लेती है, हाइड्रोजन गैस बनती है और ऊष्मा निकलते हैं ना, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया होती है। लेकिन ऊष्मा कम होने के कारण हाइड्रोजन गैस जलेगी नहीं और इनकी सतह पर चिपक जाएगी, इसलिए तैरने लग जाते हैं। कुछ नोट है यहाँ पे, वो आप लोग देख सकते हैं कि आघात वर्ध्यता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। भाई तन्यता के कारण हम तार के रूप में चेंज कर सकते हैं, आघात वर्ध्यता के कारण क्या करेंगे, पीट पीट के पतली चादर बना सकते हैं। तो जैसा भी आकार देना होगा वो आकार इन दोनों के कारण ही चेंज होगा। ठीक है, 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। आपने तन्यता के बारे में देखा है कि धातु खींचकर पतले पतले तारों के रूप में बदला जा सकता है। सबसे ज़्यादा तन्य धातु सोना होता है। लगभग 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार भी खींचा जा सकता है। ठीक है, ध्वनिक गुण के कारण ही धातुओं का उपयोग घंटी, वाद्य यंत्र आदि बनाने में किया जाता है। भाई ध्वनिक का मतलब क्या है कि जैसे किसी कठोर सतह से टकराएगी, साउंड जनरेट होगी, और साउंड के कारण ही धातु जो है इनका उपयोग घंटी बनाने में, है ना, वाद्य यंत्र बनाने में किया जाता है। आगे देखो, चलो इसको छोड़ो, ये पे देखो। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पहली परिभाषा थी उभयधर्मी ऑक्साइड। पहली परिभाषा क्या थी भाई, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो सुनना भाई, उभयधर्मी ऑक्साइड। देखो यहाँ पे अपन जनरली बात करते हैं धातु ऑक्साइड की। देखो धातु ऑक्साइड जो होते हैं ना, वो क्षारीय होते हैं होने को। तो धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। और जो अधातु ऑक्साइड होते हैं, जो अधातु ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो क्षारीय तो होंगे अम्लीय भी होते हैं, यानी दोनों गुणधर्म दर्शाते हैं। और उभय का मतलब क्या होता है, दोनों। धर्मी का मतलब गुणधर्म, यानी ऐसे धातु ऑक्साइड जो दोनों गुणधर्म दर्शाते हैं, अम्लीय भी और क्षारीय भी, उन्हें क्या बोलेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलेंगे। अम्लीय कब होंगे, यदि उनकी अभिक्रिया क्षार से करवा दे तो वो अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे, और क्या बनेगा, लवण और जल, क्योंकि अम्ल और क्षार हो गए। और यदि उनकी अभिक्रिया अम्लों से करवा देंगे तो क्षारों की तरह व्यवहार करेंगे। ठीक है, कुल मिला के अम्ल के साथ रखने पर क्षार की तरह, क्षार के साथ रखने पर अम्ल की तरह व्यवहार दर्शाते हैं। तो सेम डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है कि सामान्यतः धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय या क्षारीय होती है, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्लीय व क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार दर्शाते हैं, तथा अम्ल व क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाएंगे। भाई अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने अम्ल, एक लिखा क्षार। यदि दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनेगा और जल बनेगा। ठीक है, अब देखो यदि क्षार के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, किसी उभयधर्मी ऑक्साइड की क्षार के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो ये अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, तो ये बनेगा। और यदि किसी अम्ल के साथ रख रहे हैं उभयधर्मी ऑक्साइड को, तो यहाँ पे वो क्षार की तरह व्यवहार करेगा, तो भी यही बनेगा। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे उभयधर्मी ऑक्साइड है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO। ठीक है, यदि मैं अभिक्रिया लिखूँ तो देखो ये ZnO है, इसकी मैंने, चलो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लेते हैं, ये है Al2O3, इसके अभिक्रिया HCl से करवा रहे हैं, ये अम्ल है। तो अब ये जो उभयधर्मी ऑक्साइड है ना, ये क्षार की तरह व्यवहार करेगा, तो अम्ल और क्षार लवण और जल बनेगा। यहाँ पर बन जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2O। ठीक है, यदि अब इसकी अभिक्रिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया किसी क्षार से करवा दे, ये लो, अब ये अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, यहाँ पे क्षार की तरह, यहाँ पे अम्ल की तरह। तो यहाँ पर भी अगेन क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस जल। ठीक है, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया भाई ये वाली, यहाँ पे बनेगा NaAlO2, जिससे बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, ये लवण होता है, और ये बनेगा जल। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। चलो एक क्विक रिवीजन चल रहा है भाई,
ये सारे टॉपिक्स यदि आपने कर लिए तो लेसन 3 आपका क्लियर है, ये समझ लेना। अब देखो लेसन 1 लेसन 2 यदि देखा जाए तो लगभग दोनों वीडियो 1 घंटे के हैं, और यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे तो लेसन 3 4 1 घंटे का बनेगा लगभग, यानी 2-2.5 घंटे में आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट है। कुल मिला के 25 नंबर आपके मुट्ठी में है। ठीक है, तो वीडियो को दम लगा के शेयर कर दीजिएगा। चलो नेक्स्ट परिभाषा थी, आपको बताई थी एनोडीकरण। नेक्स्ट कौन सी परिभाषा है? एनोडीकरण, ये एनोडाइजिंग। देखो होता क्या है, जो एल्यूमिनियम धातु है ना, धातु अपना एग्जांपल ले रहे हैं एल्यूमिनियम का, यदि आपने इसको वायुमंडल में खुला छोड़ दिया तो इस पर क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी ऑक्साइड की परत छा जाएगी। अब वो ऑक्साइड की परत क्या है, आगे इसका संचरण होने से रोकेगी। तो होता क्या है, जैसे ये एल्यूमिनियम की छड़ है, इस पर ऑक्साइड की परत छा गई, हम क्या करेंगे, इसको और अधिक मोटा करेंगे ताकि इसका संचारण कम से कम हो, ये आगे संचारण नहीं हो। तो जो पतली परत है ना, इसको मोटा करने क्या कहलाता है, एनोडीकरण कहलाता है ना। यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम धातु पर ऑक्साइड की पतली परत को मोटा करना एनोडीकरण कहलाता है। ठीक है, ये नहीं पढ़ना आपको, ऊपर वाली डेफिनेशन पढ़ना है। तो एल्यूमिनियम धातु पर ऑक्साइड की पतली परत को मोटा करना एनोडीकरण कहलाता है। अब बात करते हैं कि पतली परत आई कैसे, पहले उसकी बात करते हैं, फिर इस पतली परत को मोटा कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। तो देखो वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है, जो कि एल्यूमिनियम को संचारण से बचाती है। अब इस परत को एनोडीकरण द्वारा और अधिक मोटा करके इसे संचारण से और अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। भाई जैसे ये एल्यूमिनियम की छड़ है, इस पर ऑक्सीजन की यानी ऑक्साइड की परत छा गई, वो संचारण से रोकेगी। यदि इसको और अधिक मोटा कर दे तो संचारण से और अधिक सुरक्षा मिल जाएगी। अब संचारण और अधिक मोटा कैसे करेंगे, तो वो आप लोग देखिएगा। यहाँ पर जो विधि है उसका नाम ही क्या है, एनोडीकरण है। एनोडीकरण, देखो एक बात ध्यान रखना, जैसे आपने लिखा है एनोड और एक होता है कैथोड, ये शब्द हमेशा कहाँ पे काम आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित होते हैं, विद्युत धारा से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये विधि ऐसी है। यहाँ पर देखो अपन क्या करेंगे, विद्युत अपघटनी विधि काम में लेंगे। कैसे कि एक पात्र लेंगे जिसे बोलेंगे विद्युत अपघट्य पात्र, इसे क्या बोलेंगे, विद्युत अपघट्य पात्र। इसके अंदर एक विलयन भरेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का होगा, उसे बोलेंगे विद्युत अपघटनी पदार्थ, विद्युत अपघटनी पदार्थ या विद्युत अपघट्य पदार्थ। एक लगाएंगे एनोड, एक लगाएंगे कैथोड। ठीक है, और इन्हें बैटरी से जोड़ देंगे अपन, ये लो। अब ये जो एनोड बनाया है ना, ये एनोड उसी धातु का बनेगा, उसी एल्यूमिनियम धातु को बनेगा जिस पर हम ऑक्साइड की पतली परत को मोटा करेंगे। ठीक है, ये एल्यूमिनियम की परत है जिस पर ऑक्साइड की पतली परत छाई हुई है, और ये किसी दूसरी धातु की है। अब देखो क्या करेंगे, जैसे ही हम स्विच को चालू करेंगे बैटरी से करंट आएगा, बैटरी से करंट आएगा तो इसमें जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये टूटेगा, और सल्फ्यूरिक अम्ल टूटेगा तो हाइड्रोजन गैस तो जाएगी कैथोड वाले सिरे पर। जैसे ये कैथोड है तो हाइड्रोजन गैस जाएगी कैथोड वाले सिरे पर, और ये ऑक्सीजन गैस है ये एनोड वाले सिरे पर आएगी। एनोड पर कौन है, एल्यूमिनियम है जिस पर ऑक्साइड की पतली परत है, इस पर और ऑक्सीजन जा रही है तो ऑक्साइड की पतली परत और अधिक मोटी हो जाएगी। यह है एनोडीकरण की प्रोसेस। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई आप लोग देख सकते हैं कि एनोडीकरण द्वारा जिस एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ानी होती है उसे एनोड बनाकर विद्युत अपघटनी पात्र में डाला जाता है, तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है। विद्युत अपघटन करने पर यानी करंट छोड़ने पर कैथोड जो कि नेगेटिव वाले सिरा है उस पर तो हाइड्रोजन गैस एकत्रित होगी, और एनोड जो कि धनात्मक है, धनात्मक बनी एल्यूमिनियम की धातु पर ऑक्सीजन गैस पहुंचती है और उस पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाती है। ठीक है, ये सारी बातें जो मैंने बोला है वही लिखा है इसके अंदर। नेक्स्ट डेफिनेशन है सक्रियता श्रेणी। देखो सक्रियता श्रेणी से शब्द है सक्रिय। कौन है सक्रिय, अपन धातु की बात करते हैं तो धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होगी, उसे बोलेंगे सक्रियता श्रेणी। ये सक्रियता श्रेणी है। इसको याद करने के तरीका मैंने एक ट्रिक है जो मैंने यूट्यूब अपने इसी चैनल पर डाल रखी है, आप लोग देख सकते हैं। एक बार अगेन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। देखो
काशीनाथ का मांगीलाल आलू जमीन पर फैलाकर पड़ोसी भाई हीरालाल को देता है। कौन है जी, आगे आओ पतासी खाने। ये एक ट्रिक है याद करने का, यानी जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रहे हैं क्रियाशीलता घटती जा रही है, यानी पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है और प्लेटिनम सबसे कम क्रियाशील है। ठीक है भाई, ऐसे किसी ने पूछ ले जाते कई बार, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Fe और कॉपर, बताओ सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है। तो यहाँ पे देख लो, पोटेशियम है क्या, ऑप्शन में नहीं है। सोडियम है क्या, नहीं है। कैल्शियम है क्या, नहीं है। मैग्नीशियम है क्या, हाँ है। तो ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से अपन आंसर दे देंगे। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्वारेजिया या रॉयल जल। देखो होता क्या है, इसके अंदर हम दो प्रकार के अम्ल हैं, एक तो HCl और एक HNO3। इन दोनों को 3:1 के अनुपात में मिलाएंगे, यानी HCl और HNO3। HCl का तो लेंगे 75% भाग और HNO3 के लेंगे 25% भाग। जब दोनों को मिला देंगे इस अनुपात में, तो जो भी विलयन प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे, एक्वारेजिया या रॉयल जल कहेंगे। देखो, जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो इस प्रकार बना ताजा मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। यानी HCl अनुपात HNO3 3:1 इज इक्वल टू एक्वारेजिया। यह एक बबकता द्रव, यानी काफी ज्यादा ऊष्मा निकलती है इसके अंदर होने के साथ साथ प्रबल संचारक होता है, जो गोल्ड तथा प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है, जबकि दोनों में से किसी अकेले अम्ल में यह क्षमता नहीं होती है। यानी अकेले HCl में या अकेले HNO3 में यह क्षमता नहीं होती है कि प्लेटिनम को या गोल्ड को गला सके, लेकिन जब दोनों को मिला देंगे तो जो एक्वारेजिया बनेगा उसमें इतनी कैपेसिटी, वो इतना कैपेबल होता है कि प्लेटिनम को या गोल्ड को गला सकता है, पिघला सकता है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो, आगे देखना भाई। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपकी है एक्वारेजिया के बाद में, वो है यसद लेपन गैल्वेनीकरण। देखो अभी अर्धवार्षिक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला था, आपको ध्यान हो तो, है ना, हमने डिस्कस भी किया था, हमने आपको पहले बता भी दिया था ये सारी बातें। देखो गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन, ये हिंदी बोलेंगे यसद लेपन। क्या होता है कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर हम जिंक धातु की परत चढ़ाते हैं। किसकी, जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि यसद लेपन कहलाती है। तो याद रखने का तरीका, यसद लेपन, ये क्या है, यस यानी हाँ, और हम बोलते हैं हाँ जी, तो हाँ से यस से यसद लेपन, जी से जिंक। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, ये वाला सीक्वेंस याद रखना। यदि हम धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाए तो सीक्वेंस ध्यान रखना, अम्लों के साथ धातु की अभिक्रियाशीलता का अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम। यानी यदि आपके पास अम्ल है कोई सा भी, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील ये करेगा, सबसे अधिक क्रिया, फिर इससे कम एल्यूमिनियम, दोनों से कम जिंक और सबसे कम आयरन। इस सीक्वेंस से घटता हुआ क्रम ध्यान रखना, धातुओं की अम्लों के साथ क्रियाशीलता का अवरोही क्रम है ये। नेक्स्ट देखो, हाँ नेक्स्ट यहाँ पे सुनना भाई। नेक्स्ट जो था आपका टॉपिक वो था अधातु वाला। ठीक है, अधातु था, अधातु। देखो होता क्या है, धातु तो इलेक्ट्रॉन देखकर धनावेशित हो जाती है, लेकिन अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नेगेटिव हो जाती है। तो अधातु क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणावेशित हो जाती है, अधातु कहलाते हैं। जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये सारे के सारे आपके अधातु होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, जो मैंने बोला कार्बन, कार्बन क्या है, अधातु है। कार्बन क्या है भाई, अधातु है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, कुछ कार्बन के कुछ अपर रूप होते हैं, वो आपको याद रखना है कि कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है, जिन्हें कार्बन के अपर रूप कहते हैं, जो कि निम्न है। अपर रूप के बारे में और कई सारी बातें लेसन 4 में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर इतना ही देख लीजिए आप लोग। 3 अपर रूप होते हैं इसके, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन, यानी तीनों कार्बन हैं लेकिन अलग अलग है। हीरा भी कार्बन से बना है, कार्बन का ये होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन से मिलकर बना होता है, फुलरेन भी कार्बन से मिलकर बना होता है। इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि जो हीरा होता है ना, ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है।
हार्डेस्ट नेचुरल मैटर होता है ये, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। स्टार कर लेना, किसी ने पूछ लिया गया है। देखिए आप लोग जानते हो जो अधातु होती है ना, विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। चमकीला भी होता है ये अधातु, जनरली चमकीले नहीं होते हैं, लेकिन ये चमकीला भी होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इसका कारण एक ही है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या पाए जाते हैं इसके अंदर? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऑलराइट, आगे देखो, अब बात करते हैं उपधातु। धातु हो गया, अधातु हो गया, उपधातु की बात करते हैं। देखो उपधातु क्या होता है, ये धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। कुछ धातु के गुण है, कुछ अधातु के गुण है, तो दोनों का बीच के गुण को दर्शाते हैं। ठीक है, विशेषकर आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। देखो अब तक के उपधातुओं की कुल 7 संख्या है, कुल संख्या 7 है। कौन कौन से हैं? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। इसमें 3 एग्जाम्पल आपको जरूरी याद रखने हैं, बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। आगे देखो, हाँ एक चीज और याद रखनी है आपको। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र। किसी भी कोष में K हो, L हो, M हो, N हो, कोई सा भी कोष हो, कोई सी भी कक्षा हो, उसमें इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र होता है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, n का मतलब है कक्षा का नंबर, यानी K कक्षा है तो 1 नंबर लेंगे, L है 2 नंबर लेंगे, M है तो 3 नंबर लेंगे, N है तो 4 नंबर लेंगे। ठीक है, किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या भरने का जो अधिकतम सूत्र होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो सूत्र होता है भरने का, वो होता है 2n स्क्वायर। क्लियर है भाई? चलो आगे देखो। आगे आपको याद रखना है कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बिल्कुल इजी है। तो कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तब भी आपसे पूछा जाए, आपको एक बात याद रखनी है बस, क्या? 2 8 8 और 2 लगा लो। चलो आपको याद रखने के दृष्टिकोण से 2 8 8 2, बस ये याद रखना है। अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन भरना है, पहले 2 भरने हैं, फिर 8 फिर 8 फिर 2। जैसे आप याद कैसे रखेंगे? आपको बस परमाणु क्रमांक याद रखना है। जैसे मैंने बोला पोटेशियम, जैसे ये देखो पहले मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12 नंबर पर आता है, तो आपको ये मानना है 12 ही इलेक्ट्रॉन है, होते भी हैं। किसी भी तत्व का नाम दे दिया जाए, आपको ये पता होना चाहिए कितने नंबर पर आता है। जैसे मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, तो आपको 12 इलेक्ट्रॉन मान लेने हैं। अब इनको ऐसे भरने हैं, पहले 2 भरने हैं, ये लो 2, फिर 8 भरने हैं, ये लो 8, 10 हो गए, अभी भी 2 बच रहे हैं। अब 8 आ सकते हैं, लेकिन इसके पास 2 ही बचे हैं, तो आपको 2 ही भरना है। तो ये हो गया मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2। सपोज करो जैसे आपसे पूछ लिया, जैसे एल्यूमिनियम का पूछ लिया, तो एल्यूमिनियम आता है 13 नंबर पर, तो 13 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे भरेंगे? पहले 2 फिर 8 फिर 3। जैसे आपसे पूछ लिया, जैसे आपसे नाइट्रोजन का पूछ लिया, नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, तो 7 ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। अब कैसे भरेंगे? पहले 2, ये लो। अब 8 भर सकते हैं, लेकिन इसके पास 5 ही बच रहे हैं, टोटल 7 है ना, 2 और 5, तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 5। जैसे कैल्शियम का पूछ लिया, कैल्शियम 20 पर आता है, तो 2 फिर 8 फिर 8 फिर 2 हो गए 20। तो ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये पहले तो K कक्षा होती है, फिर L फिर M फिर N, यानी K में 2, L में 8, M में 8, N में 2। तो इस तरह आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद रख सकते हैं। आगे देखो, हाँ भाई, आगे आपको नेक्स्ट परिभाषा याद रखनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है मैंने आपको बताया था आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक, देखो आयनिक यौगिक में एक शब्द है आयन, और आयन का मतलब होता है प्लस या माइनस। प्लस कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन देते हैं। माइनस कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं। और आप लोग जानते हो इलेक्ट्रॉन देते कौन है? धातु, लेते कौन है? अधातु। तो धातु और अधातु से बने होंगे आयनिक यौगिक। ठीक है, कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, कि धातु और अधातु के बीच ही तो होगा, धातु देंगे अधातु लेंगे। तो धातु व अधातु में, धातु से अधातु या धातु व अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं।
ये तो परिभाषा। अभी आपको आना चाहिए कि आयनिक यौगिक का निर्माण कैसे करता है। देखो बड़ा सिंपल तरीका है। आयनिक यौगिक मतलब प्लस माइनस, तो प्लस कौन बन रहा है, कैसे बन रहा है वो निकालो, माइनस कैसे बन रहा है, कौन बन रहा है वो निकालो, फिर आपस में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करवा देना है। देखो सोडियम क्लोराइड NaCl, पहचान करो धातु कौन है, सोडियम धातु है तो ये इलेक्ट्रॉन देगी। चेक कर लेते हैं। पहले लिखा आपने सोडियम, इसका लिखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1, बाह्यतम कोश में 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना। तो जैसे ही सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 प्लस का जाएगा, और अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8, प्लस बन गया। माइनस की बात करते हैं, माइनस कौन बनेगा, अधातु, क्लोरीन अधातु है तो ये लो, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 7, बाह्यतम कोश में 8 बनाना चाहेगा, 7 है तो 1 ले लेगा, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 ही माइनस का जाएगा और इसको जाएगा 2 8 8। बात समझ में आई। अब देखो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए है और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, होगा क्या, ये सोडियम ये क्लोरीन, सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, ये लो, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 1 देगा और ये 1 लेगा। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो 1 प्लस का जाएगा, Cl ने 1 लिया तो 1 माइनस का जाएगा, बन जाएगा NaCl। बिल्कुल आसान तरीका है, मैंने लेसन 3 बिल्कुल डिटेल से करवा रखा है। यदि आप लोगों के अब थोड़ा समझ में नहीं आ रहा हो क्यूबिक रिवीजन में, तो आप लोग लेसन 3 खोलना, उसमें सारे वीडियो मिल जाएंगे और आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और मैंने यहाँ पे लिया है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आप लोग बनाने की कोशिश कर लेना कैसे बना है। यदि नहीं आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें ये सारी चीज़ें मैंने सिखा रखी है। ठीक है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट परिभाषा, नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था मिश्र धातु वाला। ठीक है, या मिश्र धातु क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक धातु या धातु व अधातु के समांगी मिश्रण क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। तो या तो 2 या 2 से अधिक धातु होंगी या धातु व अधातु होंगी, जो मिलाएंगे जो समांगी मिश्रण होगा उसे क्या बोलेंगे, मिश्र धातु बोलेंगे। मिश्र धातु बनाने की प्रक्रिया मिश्रात्वन कहलाती है। ध्यान रखना खालिस्तान के रूप में पूछा जा सकता है। अब आपको यहाँ पे विशेष करके याद रखनी है, कुछ मिश्र धातु के उदाहरण हैं, ये आपको याद रखनी है। जैसे स्टील किस किस से मिलकर बना है, लोहा कार्बन, ठीक है, स्टेनलेस स्टील क्रोमियम लोहा निकिल से, पीतल तांबा जस्ता से, कांसा तांबा टिन से, सोल्डर वायर या विद्युत फ्यूज तार सीसा और टिन से, कॉन्स्टेटन जिसे हम यूरेका भी बोलते हैं, कॉपर से निकिल से। ठीक है, ये आपको याद रखना है, रटने की आवश्यकता नहीं है, इनकी भी मैंने ट्रिक बना रखी है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, केमिस्ट्री ट्रिक वीडियो को क्लिक करना, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा, मेटल जो मिश्र धातु है उनको याद करने का ट्रिक मिल जाएगी आपको। ठीक है, यहाँ पे एक नोट है, आपको याद रखना है, यदि किसी मिश्र धातु में कोई एक धातु पारा है तो उसे अमलगम कहेंगे। भाई 2 धातु है, दोनों मिलकर एक मिश्र धातु बना रहे हैं, लेकिन जो मिल रही है ना उसमें यदि एक पारा है तो उस मिश्र धातु को हम अमलगम बोलेंगे। ठीक है, ये कोई विशेष बात नहीं है, छोड़ो इसको। अब देखो लास्ट टॉपिक मैंने आपको जो धातु की प्राप्ति होती है, वैसे टॉपिक काफ़ी लेंथी है लेकिन आपको पूरा याद नहीं रखना है, इसमें 4-5 डेफिनेशंस है वो आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन याद रखनी है खनिज की। देखो खनिज क्या होता है, ये वाला याद रखना है कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं। बात करते हैं अयस्क। देखो अयस्क खनिज ही होते हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसी धातु हो जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो, हमारे लिए लाभदायक हो, तब उस खनिज को अयस्क बोल देते हैं। ठीक है, कि जिन खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी अधिक मात्रा में होती है तथा जिसे निकालना लाभकारी होता है उन्हें उन खनिजों को अयस्क कहते हैं। एग्जाम्पल सिनाबार HgS जो कि मरकरी का अयस्क है, और ये अभी लेटेस्ट हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा गया था रिक्त स्थान के रूप में। क्यूप्रस सल्फाइड Cu2S कॉपर का अयस्क है, ये तो मरकरी का अयस्क है। सिनाबार ये तांबे का अयस्क है। ठीक है, तो खनिज की परिभाषा याद रखनी है, अयस्क की परिभाषा याद रखनी है, और इसके बाद में आपको धातु कार्म की परिभाषा याद रखनी है। किसकी, धातु कार्म की। धातु कर्म क्या होता है कि वह विधि जिसके द्वारा अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण किया जाता है धातु कर्म कहलाता है। वे सबसे पहले हमको खनिज मिला, खनिज में से आपने अयस्क को पहचाना, फिर उस अयस्क में से धातु को निकालेंगे शुद्ध रूप में, वह प्रोसेस कहलाता है धातु कर्म। ठीक है, आगे देखो, इसके अलावा एक परिभाषा आपको और किसकी याद रखनी है, इसके अलावा आपको
हाँ, इसके अलावा आपको एक परिभाषा और रह गई बीच में, गैंग। गैंग का मतलब क्या होता है वो सुन लीजिए। एक परिभाषा आपको गैंग की याद रखनी है कि अयस्क जो होता है उसमें जो अशुद्धियाँ होती है, जो मिट्टी धूल कण की जो अशुद्धियाँ होती है उन्हें गैंग बोलते हैं। ये परिभाषा और आप लोग देख लेना, यहाँ पे मैं ऐड करना भूल गया, वो आप लोग देख लेना। नेक्स्ट परिभाषा आपको याद रखनी है वर्जन और निस्तापन। सुन लो भाई, क्या होता है वर्जन निस्तापन। देखो दोनों में क्या होता है, एक तो है वर्जन, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे ये देखो, ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया है आपसे अर्धवार्षिक एग्जाम में। एक तो वर्जन होता है, एक निस्तापन होता है। इसमें तो क्या होता है, जो सल्फाइड अयस्क होता है उसको चेंज करते हैं किसमें, ऑक्साइड में। और इसमें क्या होता है, जो कार्बोनेट होता है उसको चेंज करते हैं ऑक्साइड में। कुल मिला के होना तो ऑक्साइड में ही है चेंज। लेकिन यदि सल्फाइड हो रहा है तो उस विधि को बोलेंगे वर्जन, यदि कार्बोनेट हो रहा है उसे बोलेंगे ऑक्साइड। तो वर्जन क्या होता है, वर्जन में होता क्या है कि सल्फाइड अयस्क जो होता है उसको अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो वो ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, उसे बोलेंगे वर्जन। और यदि कार्बोनेट चेंज हो रहा है ऑक्साइड में उसे बोल देंगे निस्तापन। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। नेक्स्ट डेफिनेशन है, हाँ भाई, तो वर्जन का मतलब क्या है कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाएगा, जिसे क्या बोल देंगे वर्जन। और निस्तापन में क्या होगा, कार्बोनेट चेंज होगा किसमें, ऑक्साइड में। ठीक है, दोनों में बनना ऑक्साइड ही है, लेकिन वर्जन में कौन बनेगा, सल्फाइड, और इसमें कार्बोनेट। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट परिभाषा आपको याद रखनी इसके अंदर है, वर्जन हो गया, निस्तापन हो गया, थर्मिट अभिक्रिया। ये थर्मिट अभिक्रिया आपको याद रखनी है। देखो थर्मिट अभिक्रिया, नेक्स्ट है आपके थर्मिट अभिक्रिया। देखो होता कुछ नहीं है, अभी आपने क्या किया, वर्जन से ऑक्साइड में आपने उसको बदला, किसको, सल्फाइड को। निस्तापन से भी आपने कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदला। अभी जो ऑक्साइड आपको प्राप्त हो रहा है, अब इससे हम लोग धातु को अलग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ये फेरिक ऑक्साइड, Fe2 उत्तरी फेरिक ऑक्साइड है। अब इसमें से आपको धातु को अलग करना है, Fe को। तो हम क्या करेंगे, ऐसी धातु से अभिक्रिया करवाते हैं जो उससे अधिक क्रियाशील है। जैसे फेरिक ऑक्साइड है, हम आयरन लोहे को अलग करना चाहते हैं, तो हम लोहे के साथ ऐसी धातु लेंगे जो लोहे को विस्थापित कर सके। यानी और विस्थापित कौन करेगी, जो ज़्यादा क्रियाशील होगी। अभी आपने देखा था सक्रियता श्रेणी के हिसाब से, तो Fe से ज़्यादा क्रियाशील Al होता है। तो जैसे हम Al यानी एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो एल्यूमिनियम धातु यानी आयरन को अलग कर देगा, और इस ऑक्साइड से हमें आयरन धातु मिल गई। लेकिन होता क्या है, इस अभिक्रिया में जो ऊष्मा है ना वो काफ़ी अधिक मात्रा में निकलेगी, जिसके कारण जो लोहा है ये ठोस नहीं होगा, ये लिक्विड अवस्था में होगा, गलित अवस्था में होगा। तो इसे ही बोलते हैं थर्मिट अभिक्रिया। तो देखो कि कुछ विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन हो रहे हैं यहाँ पे, एल्यूमिनियम लोहे को विस्थापित कर रही है उसके यौगिक से। तो कुछ विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्मा छेपी होती है, इनमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है। जैसे आयरन थर्ड ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने में किया जाता है, इसे बोलते हैं थर्मिट अभिक्रिया। ठीक है, जैसे ये कोई रेल की पटरी है, हल्का से बीच में ब्रेक आ गया, तो हम क्या करेंगे, ये अभिक्रिया करवाएंगे और लोहा गलित अवस्था में होगा, इसमें भर जाएगा, ठंडा होने पर जम जाएगा, है ना, और जो दरार है वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। आगे देखो, लास्ट में आपको एक मेथड याद रखना है बस, विद्युत अपघटनी परिष्करण। ये मेथड डायरेक्ट आपको याद रखना है, विद्युत अपघटनी परिष्करण। तो आप लोग देख सकते हैं, पढ़ लेने इसको। बाकी इसका डिटेलिंग मैंने लेसन 3 जब मैंने डिटेल से करवाया था उसमें बता भी रखा है, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, ये तो पूरा मेथड है विद्युत अपघटनी परिष्करण का। और इसका एक एग्जाम्पल है, वो तांबे का है, तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण, जो कि ये है, देख सकते हैं आप लोग। ये डायग्राम है और ये सारी बातें लिखी हुई है, ये सारी बातें वही है जो मेथड में लिखी गई है, तो आप लोग देख लेना। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम थे। एक तो धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं, मैंने आपको बताया था, और ये हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा भी गया है। मैंने 3 इंपॉर्टेंट डायग्राम बताए थे, तीनों में से एक पूछा भी गया है। एक तो ये, एक ये बताया था,
ये देख लेना, ये तो मैंने ऐसे ऐड कर दिया है। हाँ, आप लोग देख सकते हैं कि धातु में विद्युत की सुचालक होती है, उसका डायग्राम है। इसके अलावा धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र, ये वाला, और एक लवण के विलयन की चालकता की जांच का चित्र, ये सारे के सारे मैंने 3 डायग्राम इंपॉर्टेंट बताए थे, जिसमें से हाफ ईयरली एग्जाम में पूछ भी लिया गया है ये वाला डायग्राम। ध्यान रखना, जो चीज़ें आपको बताई जा रही है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनको निकाल लेना। एग्जाम में आपको मतलब सारा पेपर आपको यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा लाइक करके बताना। थैंक यू।